नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास सिंह। भाजपा के बागिया समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इस अवसर पर आयोजित समारोह में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी नजर आया। इन लोगों के शामिल होने से कितना फायदा मिलेगा समाजवादी पार्टी को और क्या असर होगा भारतीय जनता पार्टी पर, आज हम चर्चा करेंगे। क्या प्रदेश में राजनीति अब जातिवाद पर ही निर्भर रहेगी? कितना बड़ा मुद्दा होगा इस चुनाव में जातिवाद, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में जो खास मेहमान हैं हम उनका आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता, कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी से, और आशीष दीक्षित जी कांग्रेस से। आप सभी लोगों का चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले राघवेंद्र, आज आखिरकार जिन लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में इस्तीफा दिया, आज वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, देखा। लेकिन हम उस खबर की बात करेंगे जो खबर थी, चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है, नोटिस जारी किया है। जो कार्यक्रम था उसकी अनुमति नहीं थी। क्या कुछ इसमें खबर है? क्या कुछ, किस तरीके से ये कार्यक्रम हुआ था? देखिए, जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश द्वारा ये बताया गया कि कार्यक्रम की अनुमति नहीं थी और हमारी टीम सपा कार्यालय पे थी। उसकी रिपोर्ट आने के बाद हम देखेंगे। और शाम तक हम लोगों को जो जानकारी मिली कि निर्वाचन आयोग ने उस संज्ञान में लिया है और उसके बाद एफआईआर दर्ज करने की बात आ रही है कि जितनी भीड़ थी, गैदरिंग थी, कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई है। यद्यपि एफआईआर की कॉपी तो अभी नहीं मिली है, लेकिन ये खबर हम लोग के ग्रुपों पे चला कि एफआईआर दर्ज किया गया है कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर। भीड़ जो बढ़ी थी और जो परमिशन नहीं लिया गया था, बिना परमिशन के किया गया, तो निर्वाचन आयोग के तहत ये कार्रवाई हुई है, ये सूचना मिली है हम लोगों को। बिल्कुल। हमारे साथ कपिल जी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। चुनाव आयोग के द्वारा 15 तारीख तक किसी भी प्रकार की रैली, बड़े कार्यक्रम के आयोजन पर प्रतिबंध था। कपिल जी, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से आपका आज आयोजन हुआ, चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है? देखिए विकास जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि सूचना पूरी थी, ऐसा नहीं है। और ये कार्यक्रम नहीं था कोई, ये हमारे पार्टी के अंदर पार्टी कार्यालय में ज्वाइनिंग होनी थी। और ज्वाइनिंग में जिन लोगों की ज्वाइनिंग होनी थी उन्हीं तक बात थी। लेकिन उनके साथ जो समर्थक थे वो इतने उत्साही थे कि उन्होंने समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है विक्रमादित्य मार्ग पर, उसको उन्होंने जबरन खोल लिया था। और पब्लिक से आप कैसे निपट सकते हैं? जी। चक्कर ये है कि सुरक्षा की व्यवस्था जो सरकार को करनी चाहिए थी वो ये लोग करते नहीं है, और उसके बाद सारी चीजें हम लोगों पे लाद देते हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल समाजवादी पार्टी ने रखा है। और यही नहीं, हमारे जो नेता थे या जो ऊपर थे उनमें से ज्यादातर लोग मास्क लगाए थे। सैनिटाइजर से लेकर के मास्क तक हमारे कार्यालय में बांटे गए, क्योंकि ये तो जानकारी ही नहीं थी कि इतने लोग आने वाले हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये सारी चीजें की। बाकी रह गई बात इस चीज की, तो ये जो कार्रवाई एक तरफा हो रही है एफआईआर लॉन्च करने वाली, तो 2 दिन पहले वही भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ ज्वाइनिंग्स हुई थी और उनके यहाँ भी भीड़ भड़का था और सारी चीजें थी। उस तरीके से आप लोगों की रिपोर्टिंग भी आई थी, तो वहां तो कोई मंजर इस तरीके का एफआईआर का नहीं दिखा। तो हम तो ये कहते हैं कि अगर कानून कोई भी तोड़े, आपको लगता है कि कानून तोड़ा गया, तो कानून की कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी स्वागत करती है, लेकिन ये कानून की कार्रवाई एक तरफा नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ होनी चाहिए और हर जगह होनी चाहिए। जी बिल्कुल। हम आशीष से भी इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आशीष जी, आपकी तरफ से भी कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन रद्द किया गया था। किस तरीके से देखते हैं आप ऐसे आयोजनों को जब चुनाव आयोग की परमिशन नहीं है? आशीष जी कांग्रेस से हैं, हमें सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार। देखिए, कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन सभी को करना चाहिए, क्योंकि जो जिस तरीके का पैंडेमिक है, जिस तरीके का लगातार फैल रहा है, लगातार जो है संख्या बढ़ती जा रही है, और चुनाव आयोग ने भी जो है गाइडलाइन जारी की है, उसी पे काम हो। और हमारी पार्टी ने तो जितनी कोरोना की ये जो है गाइडलाइन आने से पहले ही अपनी जितनी भी जो है कार्यक्रम रद्द कर दिए, हमने मैराथन रद्द कर दी, जितने भी कार्यक्रम, हम लोग तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रियंका गांधी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही वो कर रही हैं। हम लोगों को देखिए, जीवन सबसे ज्यादा जरूरी है
और जिस तरीके का माहौल लगातार बढ़ रहा है, जिस तरीके का ज्यादा वो है, सभी राजनीतिक दलों को इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है और कोरोना की गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन हो और पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित कराए चुनाव आयोग, ये बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, बीमारी पर नियंत्रण रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। और भारतीय जनता पार्टी से हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, उनसे भी इस सवाल पे प्रतिक्रिया ले लेते हैं, इसके बाद अगले मुद्दे पे बढ़ते हैं। हरीश जी, किस तरीके से देखते हैं आप चुनाव आयोग के द्वारा जो नियम कायदे किए गए थे उनमें आज एक उल्लंघन हुआ था? समाजवादी पार्टी के एक कार्यक्रम समारोह में बड़ी संख्या में भीड़ नजर आई थी और उन तस्वीरों को आपने भी देखा होगा। ये विकास जी, चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव आयोग इन सारे विषय को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी के अंदर में काम करता है, सारा प्रशासन चुनाव आयोग के अंतर्गत काम करता है। और ऐसे में जो भी चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं उसका, जैसा कि अभी आशीष जी बता रहे थे, सभी को उसका अनुपालन 100% सुनिश्चित करना चाहिए। हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मानते हैं, तो जो भी ये कानून उन सबको सम्यक रूप से सबका अनुपालन सबको सुनिश्चित करना चाहिए। और जहां तक जो कपीश जी बात कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी अपने सभी कार्यक्रमों में जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका अनुपालन करती है, उसको सुनिश्चित करती है। और यदि चुनाव आयोग ने किसी कार्यक्रम को संज्ञान में लिया, कोई मामला दर्ज किया, तो ये विषय चुनाव आयोग का है, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं, ना सरकार का विषय। बिल्कुल। चलिए, अब हम आते हैं एक बड़ी मुद्दे पर कि प्रदेश की राजनीति में इस बार क्या जातिवाद एक बड़ा मुद्दा बनेगा? हमारे साथ समाजवादी पार्टी से कपीश जी हैं। कपीश जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। आपके यहाँ आज ज्वाइनिंग हुई, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर आए वो आपकी पार्टी में शामिल हो गए। जो लोग आए, विचारधाराएं अलग थी। समाजवादी पार्टी में ये संगम किस तरीके से रहेगा, चूंकि वो लोग उससे पहले किसी अन्य पार्टी में थे, उसके बाद आपके यहाँ आए हैं, तो भरोसा डिबेट पे है। देखिए देखिए विकास जी, एक बात हम ये कहना चाहते हैं, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है कपीश जी जी विकास जी, हम एक बात कहना चाहते हैं। देखिए, विचारधारा की जहां तक लड़ाई का सवाल है या विचारधारा की बात है, तो इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जिन जगहों से वो निकल के आए थे, वो समता मूलक समाज की स्थापना के लिए वो दल भी लड़ा करते थे। अगर कोई बहुजन समाजवादी पार्टी से भाजपा में पहुंचा था तो वो विचारधारा का क्रैश हो सकता है, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी की विचारधारा, भारतीय और समाजवादी पार्टी की विचारधारा तो समता मूलक समाज की स्थापना के लिए। दोनों ही पार्टियां जो हैं वो जस्टिस की लड़ाई लड़ते हैं। जिस तरीके से दलित वर्ग के साथ या ओबीसी वर्ग के साथ इन लोगों ने उपेक्षा की है और मुसलसल वर्षों की है, और उन तक बराबर से समृद्धि नहीं पहुंच सकी है, ना शिक्षा और ना चिकित्सा पहुंच सकी है, तो उनकी लड़ाई हम भी लड़ते हैं, उनकी लड़ाई वो भी लड़ते हैं। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी में वो ये सोच करके गए थे, क्योंकि एक विभक्त चेहरा दिखाया गया था कि समता मूलक समाज की स्थापना भारतीय जनता पार्टी करती है। अब वहां जाने के बाद पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी अतिवादियों की पार्टी है और सिर्फ एक वर्ग विशेष की पार्टी है। अगर बात करें जहां से ये लोग आए हैं, एक लंबा संघर्ष रहा है समाजवादी पार्टी और इन लोगों के वोट बैंक में, तो ऐसे में जो सामंजस्य बनता है उसमें लगता है कठिनाई थोड़ी सी पड़ेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हम लोगों ने एक बात आपको पहले भी स्पष्ट किया कि जो हमारे विचारधारा के साथ, हमारे नेतृत्व के साथ, हमारे कार्यक्रमों के साथ अगर आता है, वो बिला शर्त आता तो उसका स्वागत है। और सबसे बड़ी चीज, समाजवादी पार्टी तो कैडर की और अनुशासित पार्टी है। हमारा कार्यकर्ता एक दूसरे से संगठित है पूर्ण रूप से। हम लोगों ने सिर्फ एक ही बीड़ा उठाया कि 403 सीटों पे अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाना है, तो हमारा एक ही लक्ष्य है, वही हम काम कर रहे हैं, ताकि उत्तर प्रदेश का जो डेवलपमेंट रुका है उसको हम डेवलप कर सकें, समता मूलक समाज की स्थापना कर सकें, प्रत्येक जातियों के साथ और प्रत्येक धर्म के लोगों के साथ न्याय कर सकें। चलिए आशीष जी, किस तरीके से देखते हैं, जब चुनाव का समय होता है तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, गतिविधियां होती रहती हैं कि एक दल से लोग दूसरे दल में जाते हैं। ऐसे लोगों पर भरोसा करना आप लोग कितना अच्छा मानते हैं? किस तरीके से आपके यहाँ से भी कुछ लोग गए हैं, इमरान मसूद जी आपका साथ छोड़ गए हैं, कितना मुश्किल होता है चुनाव में? क्या मैनेजमेंट फिर से करना पड़ता है आप लोगों को? आशीष से
कनेक्टिविटी में कुछ दिक्कत है। हम हरीश जी से यही सवाल लेंगे। हरीश जी, भारतीय जनता पार्टी से वो लोग छोड़ के चले गए हैं जो मंत्री आपके यहाँ थे, विधायक थे, ऐसे में पार्टी पर कितना असर देखते हैं हरीश जी? देखिए, पार्टी पे तो कोई असर नहीं है इसका, और मैं एक चीज कह सकता हूं कि जो आरोप इन लोगों ने अपने पत्र में, त्याग पत्र में लगाए हैं, अगर आप उसका व्यवहारिक रूप से परीक्षण करें, सत्यता के आधार पर परीक्षण करें, तो आप ये पाएंगे कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के दोनों के जितने भी लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हैं, उन सब का जो फोकस पॉइंट है वो इस देश का गरीब है, इस प्रदेश का गरीब है, इस प्रदेश का किसान है, इस प्रदेश का युवा है, इस प्रदेश के हैं। गरीबों के यहाँ खुशहाली कैसे आवे? अगर 43 लाख मकान गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलते हैं, उज्ज्वला गैस 1.5 करोड़ लोगों को मिलते हैं, बिजली कनेक्शन मिलते हैं मुफ्त में, शौचालय मिलते हैं, और अभी 15-20 दिन पहले की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि कोविड की जब तीसरी लहर प्रारंभ हुई उसके तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्माण के कार्यों से जुड़े श्रमिक हैं, ऐसे 1 करोड़ 80 लाख श्रमिकों के खाते में उन्होंने पैसे ट्रांसफर किए। निःशुल्क अन्न वितरण, जिस तरह से हरीश जी उसी विभाग के ये मंत्री थे, मेरा ये प्रश्न था, क्या इनसे कुछ नुकसान पार्टी को होगा? नहीं, मैंने कहा ना कि जो भाजपा की सरकार है वो गरीबों की समृद्धि के लिए काम कर रही, गरीबों की खुशहाली के लिए काम कर रही, आम आदमी के चेहरे पे मुस्कान आए उसके लिए काम कर रही। मुझे लगता है जो लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गए उनको ये रास नहीं आ रहा था, वो चाह रहे थे कि गरीब गरीब का ही बना रहे ताकि उसके नाम पे वोट हम लेते रहें, और वो किसी एक कुनबे, एक परिवार की समृद्धि और खुशहाली वो चाहते हैं। इस वजह से वो लोग पार्टी छोड़ के गए। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व के साथ खड़ी है, और जब भी चुनाव परिणाम आएंगे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी मिलेगी। ये जो चुनावी गणित है जो कपिल जी मुझे बता रहे थे अभी, कांग्रेस से हम कनेक्टिविटी अभी शायद हुई नहीं है, हम राघवेंद्र जी के पास आते हैं। राघवेंद्र, किस तरीके से देखते हैं चुनावी मौसम में दल बदल तो होते हैं, लेकिन क्या इससे जो जात के विशेष बड़े नेता होते हैं उनका अचानक से पार्टी छोड़ देना, हमने कई बार देखा है, कुछ लोगों को लाभ मिला, कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए विकास जी, सबसे बड़ा मुद्दा है कि इन नेताओं को चुनाव के समय ही अंतरात्मा की आवाज़ क्यों सुनाई देती है, या गरीबे मजलूमों की बात क्यों दिखाई देने लगती है। 5 साल सरकार में रहने के बाद, वो चाहे किसी भी सरकार के साथ हो, जब 5 साल गवर्नमेंट में रहते हैं तो उनको कोई समस्या नहीं दिखती है। 4 दिन पहले जो मंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम इतनी सीटें जीतेंगे, हमारी सरकार ने इतना काम किया है, अचानक उनके अंदर एक बदलाव आता है और वो दूसरी पार्टी की तरफ जब जाते हैं तो इसी सरकार की आलोचना करते हैं जिस सरकार में वो 5 साल काम किए रहते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये नेता वास्तव में गरीबों की बात कर रहे हैं या अपना चुनाव जीतने का हथकंडा अपना रहे हैं। आप देखिए, वैसे तो बीजेपी से ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए कि बीजेपी से जिन नेताओं ने पार्टी छोड़ी उनको चुनाव में हार मिली है। आप याद करिए, प्रयागराज शहर से समाचरण गुप्ता ने बीजेपी छोड़ी थी, सपा ज्वाइन की थी, चुनाव में हारे थे। अशोक दोहरे, उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी, वो उन्होंने चुनाव हारे। इसके अलावा आप सावित्रीबाई फुले को बहराइच में देख लीजिए, बीजेपी छोड़कर उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन की थी और चुनाव में हार का सामना उनको भी करना पड़ा था। तो ये जो एक ट्रैक रिकॉर्ड देखता है कि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जो भी नेता गए हैं अब तक तो उनको हार मिली है। अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या ये नेता जाएंगे तो अपने जाति का वोट लेकर जाएंगे, या वो जाति के लोग जो वोटर है वो जान रहा है कि 5 साल तो तुमने इसी सरकार की खूब प्रशंसा की, कहा कि हम ये कर रहे हैं, अब वो कर रहे हैं, ये जो दावे हैं, अचानक अब उस विचारधारा में जाकर कैसे अपने आप को फिट रखेंगे, कैसे जनता जनार्दन का विश्वास जीतेंगे, ये बहुत कठिन होगा, ये बहुत आसान नहीं होगा। और अब कहीं न कहीं से ये चुनाव भी सिद्ध करेगा कि ये चुनाव जातियों का चुनाव है या विकास का चुनाव है, सुशासन का चुनाव है, या जो गैंगस्टरों पे कार्रवाई हुई है उसका चुनाव। तो कहीं बहुत कठिन होगा इन नेताओं को जीत लेना भी, कि हम चुनाव में जनता का विश्वास जीत लें। बिल्कुल, आशीष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
आशीष हमें सुन पा रहे हैं? तो आप जी जी से लेंगे आ रही है आवाज आपकी। कि चुनाव के समय दल बदल होता है, आपकी तरफ से भी इमरान मसूद सपा के खेमे में चले गए हैं, तो ऐसे में पार्टी को जो रणनीति बनानी होती है, एक स्ट्रेटजी लंबे समय तक बनाते हैं तब चुनाव में जाती है पार्टी, और अचानक चुनाव से पहले ही अगर लोग चले जाते हैं तो पार्टी की रणनीति पे बुरा असर पड़ता है। जी दल बदलने की परंपरा हमेशा से रही है और हर चुनाव में, हर आम चुनाव में इस तरीके का होता है कि नेता अपने फायदे के लिए, अपने हित के लिए, अपने परिवार के बच्चों को टिकट दिलाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने रिश्तेदारों को टिकट दिलाने के लिए ये सब करते रहते हैं करते। मगर मेरा मानना है कि इससे राजनीतिक दलों पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टिकट मांगने वालों की संख्या हमेशा ज्यादा रहती है, चाहे जो भी पार्टी हो उसके पास टिकट मांगने वाले कार्यकर्ताओं की ज्यादा रहती है। हाँ, थोड़ा बहुत जो समीकरण बनाया जाता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, मगर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और समाजवादी पार्टी में जो भी लोग जा रहे हैं उनका तो इतिहास ही रहा है, वो पहले बसपा में रहे मंत्री, उसके बाद भाजपा में रहे, उसके बाद जो है अब समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। तो जनता अब समझ चुकी है कि इनको जनता के हित का कोई वो नहीं है, और ये अगर इनको लग रहा है कि इनकी सुनवाई नहीं हो रही थी या भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही थी, तो ये 5 साल इन्होंने इंतजार क्यों किया? अरे हम राजभर जी को फिर भी ठीक मानेंगे कि उनका जमीर जो है 2 साल पहले ही जाग गया। बाकी के नेता तो पूरा अपना कार्यकाल पूरा करके जब चुनाव आचार संहिता लगी उसके बाद जो है पाला बदल रहे हैं, तो इसका कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। हाँ, जनता अब जागरूक है और जनता देख रही है कि उसके मुद्दों की लड़ाई कौन लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ रही है। समाजवादी पार्टी तो 4.5 साल अखिलेश यादव जी घर पे बैठे रहे। जब हाथरस की बेटी को जरूरत थी तो अखिलेश जी नहीं आए, जब लखीमपुर के किसानों को जरूरत थी तो अखिलेश जी नहीं आए, जब उन्नाव की बेटी को जरूरत थी तो अखिलेश जी नहीं आए, अब अखिलेश जी आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यही चिल्ला रहे हैं कि अखिलेश जी आ रहे हैं, अखिलेश जी आ रहे हैं। अरे जब आना था तब तो आए नहीं, तब तो कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही थी। इसीलिए जतिन प्रसाद भाजपा में जा रहे हैं, इसीलिए अन्नू टंडन जो है और सलीम शेरवानी और इमरान मसूद जो है वो समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। इसीलिए आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट दे देते हैं और वो टिकट वापस करके समाजवादी पार्टी में चला आता है। इसीलिए मैं दीक्षित जी बिल्कुल बिल्कुल कपिल जी, हम आपका प्रश्न उठाएंगे। पहले हमारा प्रश्न आपसे है कपिल जी। कपिल जी मेरा प्रश्न आपसे है कि राहुल गांधी कैसे कपिल जी हम 17 के अगर चुनाव की बात करते हैं तो आपकी पार्टी ने कांग्रेस से चुनाव में गठबंधन किया, 19 में आपने बहुजन समाज पार्टी से किया। एक बड़ी चीज होती है चुनाव में, एक साफ गोही से आपसे जवाब चाहेंगे कि वोट शिफ्ट कराना, जैसा कि माना जा रहा था विश्लेषण के दौरान कि समाजवादी पार्टी का वोट तो बसपा में गया लेकिन बसपा का वोट आप में नहीं आया। ऐसे ही इन विचारधाराओं के जो नेता आपके पास आए हैं तो वोट शिफ्ट कराना बड़ा मुश्किल होता है। लगता है इस बार पिछली गलती नहीं होगी, कठिनाई तो आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे और एक विशेष जाति का चेहरा दिखा करके उनमें फूट डालो और राज करो की नीति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपनाई गई थी, तो ये उसी समय की घटना है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। अब वो चेहरा दिखा के नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बाकी जा करके उसी से समाहित हो गए, क्योंकि जिनके पास गए थे उन्होंने बता दिया कि 27 की जगह हम 4% का आरक्षण देंगे, भले हम पिछड़ा वर्ग आयोग चिल्लाते रहे, हम 69,000 शिक्षकों पर लाठी बरसाएंगे। और ये जो कह रहे थे कि 5 साल तक नहीं किया, अरे 5 साल के बीच में ही तो पड़ा था जब विधानसभा घेर करके 200 से ज्यादा इनके विधायक बैठे थे, और जब बीएल संतोष आए थे तब उस समय क्या हुआ था ये भूल जाते हैं क्या बड़ी अच्छी तरीके से। और जैसा आपने किया वैसा भुगता है। आपने ओबीसी के साथ, आपने दलितों के साथ अत्याचार किया, आपने ब्राह्मण समाज के साथ अत्याचार किया, आप भोगो। जब अत्याचार करोगे तो भोगना भी पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट बनकर के काम कर रहे थे, योगी बन के तो आपको भी फायदा मिलता नजर आता है कपिल जी। अब बड़ा विश्वसनीयता की बात नहीं होगी अब, जिससे डबल इंजन की सरकार है, विश्वास तो करना होगा ना। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे अमीर पार्टी है, वहां से कैबिनेट का व्यक्ति छोड़ करके उनके ऊपर लांछन लगा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी जवाब दे कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। आपने अगर किसी के बच्चे को भी टिकट दिया, उसकी लड़की को भी आपने सांसद बनाया
और सब तरीके से आपने उस पर मेहरबानी कर दी, तो वो व्यक्ति आप पर क्यों टीका टिप्पणी कर रहा है? और ये चलिए, कौन सा हाँ, परिवार था जो हम हरीश जी से आपके प्रश्न का उत्तर लेते हैं। हरीश जी, हरीश जी, समाजवादी पार्टी के आरोप है कि आप संभाल नहीं पाए लोगों को। देखिए, हमारे जो समाजवादी पार्टी के मित्र श्रीमान कपीस जी जो बात कर रहे हैं, मैं कपीस जी को 2017 और 2019 याद दिलाना चाहता हूं। तब भी ये हमारे जो मित्र हैं, ये जब आप डिबेट पे बैठते थे तो इस तरह से बोलते थे, लगती आई है और स्वीप कर जाएंगे। यही जातीय गुड़ागड़ित और ये जो झूठ और फरेब की राजनीति थी, ये लोग कर रहे थे। और उस झूठ फरेब की राजनीति को जनता ने नकारा। अराजकता को पूरी तरह से जनता नकार चुकी है। अराजकता की राजनीति उत्तर प्रदेश की जनता को बर्दाश्त नहीं है। आदरणीय योगी जी ने सुशासन और कानून व्यवस्था का राज कायम किया। विकास की एक इसीलिए धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं जो 25 लाख के इनामी है, आधारभूत संरचना हो, वो और इसीलिए आपने विकास हो, किसानों के हत्यारे पर आपने जानबूझ करके उनको चार्जशीट से बाहर कर दिया। एमएसएमई हो, आपकी एडीआर की रिपोर्ट है हरीश जी कि 114 विधायक आपके हीनियस क्राइम में है। हरीश जी को बोलने नहीं दीजिए, उन्होंने आपके 302 का आरोप है, बोलने के समय शांत रहे थे। 302 का आरोप रहा है, हरीश जी, जो अपहरण का आरोप रहा है। कपीस जी, हरीश जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। उन पर अभी 419 68 का मुकदमा है। कपीस जी से किसकी बात कर रहे हैं? कपीस जी को एक कपीस जी, कपीस जी, कपीस जी, कपीस जी थोड़ा आपकी बात होगी, लेकिन पहले हरीश जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। जी हरीश जी, आप बोले। हमने कहा कि मैं अपने समाजवादी पार्टी के मित्र कपीस जी से याचना करना चाहते हूं कि अभी बचाने की जरूरत नहीं है। अभी 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा, तभी समाजवादी पार्टी को जब जनता पुनः किनारे खड़े करेगी तो ये बौखलाहट पुनः इनकी उजागर होगी। अभी तो ये अपनी जो जी हरीश जी, चुनावी जो जातीय गुड़ागड़ित है, उसमें अपने आप को ये मान बैठे हैं कि इनको फील गुड होने वाला है, जबकि जनता कई बार बता चुकी है कि साहब वो अराजकता के पक्ष में खड़ी होने वाली नहीं है, वो भ्रष्टाचार और जात पात के राजनीति के पक्ष में खड़ी होने वाली नहीं है। वो विकास के पक्ष में खड़ी होगी, वो सुशासन के पक्ष में खड़ी होगी, वो भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त व्यवस्था के पक्ष में खड़ी होगी। वो उत्तर प्रदेश के चौमुखी विकास और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले, किसानों और गरीबों की समृद्ध और खुशहाली लाने वाले योगी जी के साथ खड़ी हो। आपकी विचारधारा और आपकी पार्टी के लोग रह नहीं गए। आशीष जी, इस बात को क्यों नहीं अगर देखते हैं, हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी में जोश है, कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ लोग ज्वाइन किए हैं, सरकार में है, उनको डिफेंड करना है। कांग्रेस 40% आपने महिलाओं के आरक्षण की बात की है। क्या आपको नहीं लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में जातिवाद एक बड़ा मुद्दा है? देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हम लोग कांग्रेस पार्टी कभी भी जातिवाद की राजनीति नहीं करती। हम लोग कभी जातियों के नाम पे राजनीति नहीं करते, हम धर्म के नाम पे लोगों को नहीं बांटते, हम जाति पे नहीं बांटते। इस बार आदरणीय प्रियंका गांधी जी के ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है, जो आने वाले समय में देश की राजनीति में बदलाव लाने का काम करेगी। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने 40% आरक्षण महिलाओं को देने का काम किया है। इसका परिणाम ये होने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के परिवार की महिलाएं, समाजवादी पार्टी के नेताओं के परिवार की महिलाएं और बहुजन समाज पार्टी के परिवार की महिलाएं कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही हैं और अपना पूरा विश्वास आदरणीय प्रियंका गांधी में दिखा रही हैं। यह एक नई राजनीति की शुरुआत है। इसका कांग्रेस पार्टी को भी फायदा मिलेगा और उन महिलाओं को भी फायदा मिलेगा जो अभी तक उपेक्षित रही हैं। चलिए राघवेंद्र, किस तरीके से देखते हैं चुनाव में जब एक बड़े नेता दल बदल कर आते हैं और एक दूसरी विचारधारा के दल में जुड़ते हैं, तो जातियों को वोट शिफ्ट करना कितना मुश्किल होता है? देखिए, जातियों का वोट शिफ्ट करना तो पिछले चुनावों से ही देख लीजिए। सपा बसपा का गठबंधन इसी उत्तर प्रदेश में हुआ, सपा और कांग्रेस का भी गठबंधन हुआ, लेकिन ये दोनों गठबंधन सफल नहीं हो पाए थे, चाहे वो वोट शिफ्ट करने की बात रही हो या सीटें ज़्यादा जीतने की बात रही हो।
भारतीय जनता पार्टी ने दोनों गठबंधन को एक तरह से कहा जाए कि परास्त किया है। और वोट शिफ्ट करना, जब इन पार्टियों के बड़े नेता जो इस राज्य में वर्षों वर्षों तक शासन किए हैं, अगर उनके गठबंधन से वोट शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो उस पार्टी के किसी नेता जो सिर्फ मंत्री रहा हो उसके आने या दूसरे पार्टी से जाने में वोट शिफ्ट होगा। हमें लगता है कि 100% कहा जाए कि हाँ वोट शिफ्ट होगा, ये बेमानी बात होगी। कितना शिफ्ट होगा ये तो चुनाव बाद ही पता चलेगा, लेकिन है तो बहुत भारतीय जनता पार्टी का कि हम राजेंद्र जब जी जाएं जब तो गठबंधन पूरे में थे, अपने जाति तो वहाँ बिरादरी के कैसे वोट को शिफ्ट लेकर करा जाएं, लिए थे? क्योंकि अब राजेंद्र कहीं जी न कहीं से जो एक तरफा नहीं पिछड़ी बात की जातियां जाती हैं है। या दलित आप वर्ग है, जिस तरीके से एक तरफा सरकार बात की कर रहे हैं, योजनाओं से समझ जो हम सकता आपके हूं। पास आ रहे हैं कपीस जी। आप तो एक कपीस जी, तरफा कपीस बातें जी, कर रहे हम हैं। आपके पास आ रहे मैं हैं। तो एक बात पूछ रहा हूँ कि जब यही कपीस जी, लोग जाकर के मेरा वहां लगे थे तो इनके वोट ट्रांसफर हुए और उसके बाद आपने 350 सीटें कर ली, तब आपको सारी चीजें अच्छी लग रही थी। आज वही लोग अगर निकल करके चले गए, वो पार्टी में आ रहे हैं, क्यों नहीं होगी सिर्फ? क्या बात करते हैं आप? अच्छा, उनके लोगों बिल्कुल ने ही आपका मानना है कि जो यूएसपी उस समय थी वो यूएसपी बरकरार है। मेरा ये प्रश्न है कि कैडर महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, बड़ी बात है। दो, इसीलिए हमने बड़ी कपीस जी, मेरा प्रश्न आपसे है, मेरे प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। इसीलिए छोटी पार्टियों से समझौता किया और अब बाकी को अपने दल में लिया, ताकि वोटों का शिफ्ट करना ना आसान हो जाए। माइक्रो मैनेजमेंट है, आप कृपया घबराएं मत, ये फेल हो जाएगा आपका भारतीय जनता पार्टी का सारा प्रोग्राम। चलिए, आपको लगता है कि बेहतर परिणाम आएंगे आपके? आपने छोटे राजनीतिक दलों से गठबंधन किए हैं और कुछ छोटे राजनीतिक दलों से गठबंधन किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी 2 महत्वपूर्ण गठबंधन किए हैं। किस तरीके से देखते हैं गठबंधन कितना महत्वपूर्ण होता है? बहुत जल्दी में आपसे उत्तर चाहेंगे हरीश जी। समाजवादी पार्टी ने बड़े गठबंधन किए हैं इस बार छोटे छोटे दलों देखिए, से। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के उसूल पे काम करती है, गरीबों और किसानों की समृद्धि और खुशहाली के लिए काम करती है। मुझे लगता है कि जब भी 2022 का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जब 10 मार्च को इसके परिणाम आएंगे, चलिए तो चलिए, कपीस जी सहित हमारे कांग्रेस की सारे तरफ से अभी गठबंधन का कोई ऐलान नहीं हुआ है। आशीष जी, आप महिलाओं के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ेंगे, सबसे मेन मुद्दा आपका महिलाओं का आरक्षण ही रहेगा जी। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी विजय मिलने वाली है 2022 के चलिए आज हमारे पास समय इतना ही था। हमारी कोशिश थी कि मुद्दों पर बात हो, विस्तार से बात हो, लेकिन समय हमारे पास सीमित था। इस सीमित समय में आप लोगों ने हमारे साथ चर्चा में भाग लिया, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में जब चुनावी मौसम है तो मुद्दे भी उठते रहेंगे और मुद्दे भी उठते रहेंगे तो वैसे भी होती रहेंगी। मुलाकात होगी आपसे फिर नए मुद्दे के साथ। आज के कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।